सबसे पहले बात करते हैं अबाउट सम कॉमन एब्रीविएशंस दैट आर बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एंड आई एम वेरी श्योर आप सबने इन्हें शार्क टैंक में भी सुना होगा, बुक्स में भी आप इन्हें देखते होंगे. सो लेट्स डिस्कस व्हाट डू दे ऑल रेफर टू. सबसे पहले EBIT, आई सपोज सबको ही इसका फुल फॉर्म पता होगा, दैट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. आज हम डिस्कस करेंगे व्हाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट इन फाइनेंस. सी EBIT दैट मीन्स अभी तक आपकी अर्निंग्स में से इंटरेस्ट एंड टैक्स लेस नहीं किया गया है. सो इट मेजर्स हाउ प्रॉफिटेबल अ कंपनी इज फ्रॉम इट्स कोर ऑपरेशंस. दैट मीन्स जो कंपनी का मेन बिजनेस है, मेन ऑपरेशंस है, वहां से कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है. बिकॉज इसके बाद जब आप लेस कर देते हैं इंटरेस्ट और टैक्सेस को, सो अमाउंट ऑफ डेट, अमाउंट ऑफ लोन दैट यू हैव टेकन, आपका जो टैक्स का स्लैब रेट है वो सब आपकी अर्निंग को इम्पैक्ट करता है. सो दैट मीन्स आप कभी करेक्टली ये नहीं जान पाएंगे कि आपने ऑपरेशंस में से अच्छा प्रॉफिट अर्न किया या नहीं किया. सिंपल एग्जांपल समझाती हूँ. दो कंपनीज हैं A एंड B. फर्म A इज एन ऑल इक्विटी फर्म. फर्म B इज अ फर्म विच इज हाईली लीवर्ड, जिसके पास बहुत सारा लोन है. दोनों की अर्निंग सेम है. अब इसके बाद एक कंपनी है जिसको बिल्कुल भी डेट पर इंटरेस्ट पे नहीं करना है, दूसरी फर्म को डेट पर इंटरेस्ट पे करना है. एक बार जब आप इंटरेस्ट लेस कर देंगे, यू विल एनालाइज कि कंपनी A तो बेटर है क्योंकि उसका अर्निंग्स ज्यादा है, बिकॉज ऑब्वियसली उसको डेट पर इंटरेस्ट पे नहीं करना. बट दैट इज नॉट ट्रू. अगर आप ऑपरेशनल एफिशिएंसी देखेंगे, देन बोथ द फर्म्स हैव सेम ऑपरेशनल एफिशिएंसी. इसी तरह से आप कौन से स्लैब रेट में फॉल करते हैं, आपका टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, कितना टैक्स आपको पे करना है, दैट विल ऑल्सो इम्पैक्ट योर अर्निंग्स आफ्टर यू डिडक्ट इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. सो अगर आपको ये जानना है कि आपकी कंपनी कोर ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट अर्न करती है, देन EBIT इज वेरी वेरी यूजफुल. इट इज मोस्ट ऑफन रेफर्ड टू एज ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी. इट इज वेरी यूजफुल फॉर कंपैरिजंस, इंटर फर्म या इंट्रा फर्म आपको अगर कंपैरिजंस करने हैं. देन ऑल्सो EBIT इज वेरी वेरी यूजफुल एंड इट इज वाइडली यूज्ड इन रेशियोज एज वेल. Next is EBITDA, EBITDA. It stands for earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. So it measures core corporate profitability, वो तो हमने EBIT में भी बात कर लिया था. And it also measures cash generating ability. अब हम सबको ये पता है कि depreciation is a non-cash expense. Same happens with amortization also. जब भी हम depreciation, amortization provide करते हैं अपनी income statement में, अपने profit and loss account में, हमारी कंपनी से कैश तो कहीं नहीं जा रहा, that remains with the company. So अगर हमें cash generating ability मेजर करनी है अपनी फर्म की, then we need to go with, we need to analyze, we need to calculate EBITDA, that is known as earning before interest, taxes, depreciation and amortization. आप इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? Take your earnings that you have, add interest, tax, depreciation and amortization expenses back to it and you will get your EBITDA. नेक्स्ट इज EPS, दैट स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर. सो ये एक फाइनेंशियल मेट्रिक होता है जो इंडिकेट करता है कंपनी का प्रॉफिट. जब आप एलोकेट करते हैं, हाउ मच ऑफ इट गोज टू एवरी शेयर. इट कैन इजीली बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग नेट इनकम जो कंपनी अर्न करती है बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इट इज हैविंग. इट इज अ इंडिकेटर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. इन्वेस्टर्स यूज करते हैं EPS को टू असेस फाइनेंशियल साउंडनेस. उन्हें पता चलता है, अगर वो कंपेयर कर रहे हैं 2 और 3 फर्म्स को, वो जानना चाहते हैं हमें कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए. सो दे विल बी गोइंग विद द फर्म हु हैव हाई अर्निंग पर शेयर. सो फाइनेंशियल साउंडनेस असेस की जा सकती है बाय द इन्वेस्टर्स यूजिंग EPS ऑफ अ कंपनी एंड इट इज अगेन वेरी वेरी यूजफुल फॉर इंटर फर्म एज वेल एज इंट्रा फर्म कंपैरिजंस. ROE, that stands for return on equity, also known as profitability on shareholders equity. So it is a type of financial ratio. हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? You take net income and divide it with shareholders equity. आप इसे परसेंटेज फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं. हायर ROE का मतलब ये होता है कंपनी अपनी इक्विटी को, जितना भी इक्विटी कंपनी ने लिया है, उससे अच्छे तरीके से कन्वर्ट कर पा रही है प्रॉफिट्स में. दैट मीन्स जितना भी इक्विटी कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, जितना भी इक्विटी कंपनी के पास है, उस पर अच्छे रिटर्न्स द कंपनी इज गेटिंग. दैट मीन्स कंपनी इज हाईली प्रॉफिटेबल. अगेन इट कैन बी यूज्ड फॉर कंपैरिजंस. A very important ratio, that is ROE.
It stands for return on assets. ROE में हमने एनालाइज किया था कि क्या कंपनी अपनी इक्विटी को अच्छे से यूज कर पा रही है, क्या उस पर अच्छे रिटर्न ला पा रही है. रिटर्न ऑन एसेट्स विच इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल रेशियो. वी एनालाइज एफिशिएंसी ऑफ एसेट यूटिलाइजेशन. ROA इंडिकेट करता है हाउ वेल अ कंपनी इज डूइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स टोटल एसेट्स. क्या कंपनी अपने टोटल एसेट्स को अच्छे से यूटिलाइज कर पा रही है, क्या उन पर अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पा रही है या फिर नहीं. इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग ऑपरेटिंग इनकम विद टोटल एसेट्स द कंपनी इज हैविंग. Obviously, if the firm is having higher ROA, it indicates higher efficiency and profitability of the firm. अगर ROA कम होता है, that means company is not profitable, is not doing very well, is not very efficient. अब इसके बाद बात करते हैं abbreviations which are based on investment and valuation. Some important abbreviations here are NPV, IRR, PE ratio, DPS, and WACC. So NPV, that stands for net present value. So it takes into account time value of money. एक simple example आपको देती हूँ. अगर आप आज किसी को 10,000 रुपए देते हैं उधार पर और वो आपको 3 साल बाद 10,000 के 10,000 ही वापस कर देता है. So are you being profitable in this exchange or not? Obviously you are at a loss in this exchange क्योंकि आज आपने किसी को 10,000 रुपए दिए तो उनकी वैल्यू 10,000 रुपए ही थी. बट जब वो पैसे आपको 3 साल बाद मिलेंगे तो वो 10,000 रुपए की वैल्यू कम हो चुकी होगी बिकॉज देयर इज अ कॉन्सेप्ट लाइक टाइम वैल्यू ऑफ मनी. We need to discount every future cash flows with a discount rate that is also known as inflation adjusted discount rate or inflation adjusted cash flows. So net present value एक बहुत ही important basic concept है finance में. It is an important technique in capital budgeting also. How do you calculate NPV? Simple, आपको ये formula यहाँ पर use करना है. Here you have NPV is equal to R dividing it with 1 plus I raised to the power T. So यहाँ पर R with subscript T stands for आज आपके पास जो अमाउंट है, जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया 10,000 रुपए. सो यहाँ पर हमारा RT हो जाता है 10,000 रुपए. डिवाइडिंग इट विद 1 प्लस I is the discounting rate. For example, inflation अभी हमारी कंट्री में है 10%, so it will be 0.10. In bracket T stands for जितने साल बाद आपको वो पैसा वापस मिला. अभी हमारे एग्जाम्पल में वो है 3 साल. So by using this formula, you will be able to calculate कि अगर आपके पास आज 10,000 रुपए हैं, आप वो किसी को देते हैं 3 साल बाद, जब वो 10,000 रुपए आपको एज इट इज वापस मिल जाते हैं तो उनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी. उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 10,000 बिल्कुल नहीं होगी बल्कि उससे कम होगी. नाउ जस्ट कैलकुलेट एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 10,000 आफ्टर 3 years if discounting rate is 10%. Next is IRR, that stands for internal rate of return. It is also known as break-even return rate. So it is an important technique in capital budgeting and numerical questions step-by-step solution के साथ post किए जा चुके हैं चैनल पर. Link I'll be sharing in the comment section और end screen पर भी मैं डाल दूंगी. Do watch that also. So break-even return rate इसे क्यों कहा जाता है? Because it is a rate where net present value of cash flows from a particular project is equal to 0. That means no profit, no loss. You will have cash flows equal to 0. So ये वो rate होता है, इसीलिए इसे break even return rate भी कहा जाता है. So it is very helpful for the investors in evaluating profitability. अगर बहुत सारे options हमारे पास available होते हैं कि हमें कहाँ पर invest करना चाहिए, so this is a rate that helps investors in evaluation of the same. That is why it is very much used in capital budgeting for evaluation of investment proposals. Next is PE ratio, most commonly known as price to earning ratio. So एक valuation metric होता है. क्या measure करता है? ये comparison करता है, indicate करता है company's price in relation to its earning per share. So आप इसे कैसे calculate कर सकते हैं? Just take share price जो current market price of the share है and divide it with earning per share. हाई पीई रेशियो अगर आपके पास है दैट मीन्स द कंपनी इज ओवरवैल्यूड. अगर आपकी पीई रेशियो कम है दैट मीन्स द कंपनी इज अंडरवैल्यूड. नेक्स्ट इज डीपीएस, दैट स्टैंड्स फॉर डिविडेंड पर शेयर. सो हर इक्विटी शेयर पर कितना डिविडेंड दिया जाएगा दैट इज
indicated by dividend per share. आप इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? टेक द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग. फॉर एग्जांपल टोटल डिविडेंड जो कंपनी पे करती है दैट इज 5 लाख रुपीज और कंपनी के पास जो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स है वो है 50,000 रुपए. सो डिविडेंड पर शेयर हो जाता है 10 रुपए. सो दिस हेल्प्स इन्वेस्टर्स टू एनालाइज, टू डिसाइड कि उन्हें कहां पर इन्वेस्ट करना है एंड दे कैन ऑल्सो डिसाइड, दे कैन ऑल्सो कैलकुलेट कि उन्हें कितना डिविडेंड मिलने वाला है. अगर कंपनी अनाउंस करती है 5 रुपीज डिविडेंड पर शेयर और मेरे पास है 5,000 शेयर्स, दैट मीन्स मुझे 25,000 रुपए एज डिविडेंड मिलने वाला है. अलग अलग कंपनीज के बीच में भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं. सो यू कैन ऑलवेज सी कि कौन सी कंपनी बेटर डिविडेंड पे करती है एंड द कंपनी विच इज पेइंग हाई डिविडेंड यू माइट वांट टू इन्वेस्ट इन द कंपनी. So it is a very good indicator of financial soundness of the company. WACC stands for weighted average cost of capital. It is also known as average cost of capital. See, जब आप कैपिटल अपनी कंपनी में लाते हैं, चाहे वो डेट के फॉर्म में होता है, चाहे वो आप इक्विटी से रेज करते हैं या फिर प्रेफरेंस शेयर से रेज करते हैं, चाहे वो डिबेंचर्स के फॉर्म में होता है, सो सब पर कंपनी को कॉस्ट पे करना होता है. कंपनी चाहती है कि उनका एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम हो बिकॉज हर कॉस्ट को हम कम ही करना चाहते हैं. सो दिस इज फर्म्स एवरेज फाइनेंसिंग कॉस्ट. कैपिटल स्ट्रक्चर में वी माइट हैव डेट, वी माइट हैव इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स एटसेट्रा एटसेट्रा. सो हम कैलकुलेट करते हैं. सो इट इज नोन एज अ ब्लेंडेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो आपको सभी सोर्सेस पर पे करना है. फर्म ट्राइज टू मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तभी फेरबदल किए जाते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में. कुछ फर्म डेट को प्रेफरेंस देते हैं, कुछ फर्म इक्विटी को प्रेफरेंस देते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स एंड देयर नीड फॉर द फाइनेंस. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है फर्म के लिए एंड इट इज ऑल्सो नोन एज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. वाई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न? क्योंकि ये वो रेट है जो हम पे कर रहे हैं, ये हमारा कॉस्ट है अपने फाइनेंस पर. फॉर एग्जाम्पल मेरा कॉस्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर पर जो मुझे पे करना है, मेरा कॉस्ट ऑफ जो कैपिटल है वो है 10%. अगर मैं किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती हूं जहां पर मुझे अर्निंग होती है सिर्फ 9% की, सो आई शुड नॉट बी इन्वेस्टिंग इन दैट प्रोजेक्ट क्योंकि मैं पे कर रही हूं 10% कैपिटल पर. अब जब मैंने वो कैपिटल इन्वेस्ट किया मुझे बदले में मिल रहा है सिर्फ 9%. सो दैट इज नॉट वर्थ इन्वेस्टिंग. That is why weighted average cost of capital is also known as required rate of return. I hope you liked the video. If you did, please like, share and comment. Do subscribe to the channel and press the bell icon as well so you are aware whenever I post the next video. Next video will be on part 2 on abbreviations. So please stay tuned in. Do subscribe to the channel.